गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मानी बाइडेन की जीत, लेकिन अपनी हार से भी कर दिया इनकार। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी चुनाव में करारी शिकस्त के बाद भी सत्ता न छोड़ने पर अड़े वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राजधानी वाशिंगटन में शक्ति प्रदर्शन करने के बाद आखिरकार पहली बार सार्वजनिक रूप से अपनी हार स्वीकार कर ली है। इससे पहले ट्रंप समर्थक मिलियन MAGA मार्च में हिस्सा लेने पहुंचे थे। वहीं दोस्तों सत्ता हस्तांतरण में लगातार रोड़े अटका रहे ट्रंप ने ट्वीट करके अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार जो बाइडेन के लिए कुछ ट्वीट करते हुए सनसनी फैला दी। दरअसल दोस्तों उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि जो बाइडेन केवल फेक न्यूज मीडिया की नजरों में जीत चुके हैं। मैं इससे ज्यादा क्या कहूं, हमें लंबा रास्ता तय करना है क्योंकि ये एक धांधली भरा चुनाव था। यानी कि दोस्तों अगर सीधी बात की जाए तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, LOC पर गोलीबारी को लेकर भारत का पाकिस्तान को करारा जवाब, कहा तुम्हारे आतंक के चेहरे से पूरी दुनिया है वाकिफ। जी हाँ दोस्तों, दिवाली से महज एक दिन पहले 13 नवंबर को जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर पाकिस्तान द्वारा किए गए सीज फायर उल्लंघन और भारत के पाकिस्तान में कुछ आतंकी हमलों में शामिल रहने का आरोप लगाया था। ऐसे में भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमने पाकिस्तानी प्रतिष्ठान द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन में रिपोर्ट देखी है। मनगढ़ंत दस्तावेजों और झूठा विमर्श बनाने से पाकिस्तान इस तरह की गतिविधियों की जवाबदेही से बच नहीं सकता। हमें विश्वास है कि दुनिया उनकी जवाबदेही तय करेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि पाकिस्तान के जानबूझकर किए जा रहे इस तरह के प्रयासों पर कोई भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उसकी चालों से वाकिफ है और इस्लामाबाद के आतंकवाद को प्रायोजित करने के सबूतों को तो उनके खुद के नेतृत्व ने कबूल किया है। दोस्तों भारत की इस तीखी प्रतिक्रिया से एक दिन पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने सेना के प्रवक्ता जनरल बाबर इख्तियार के साथ एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया और इल्जाम मढ़ा कि पाकिस्तान में हुए कुछ आतंकी हमलों के पीछे भारत का हाथ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केंद्र से दिल्ली सरकार को मिले 750 ICU बेड, केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को कहा थैंक यू। जी हाँ दोस्तों, देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यह महामारी लगातार पैर पसार रही है, जबकि इस महामारी संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस महामारी की स्थिति की समीक्षा बैठक की, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मौजूद थे। दोस्तों बैठक के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में इस महामारी के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए आज गृह मंत्रालय में बैठक हुई। इस स्थिति में जरूरी है कि सभी एजेंसी और सभी सरकारें मिलकर काम करें। मैं केंद्र सरकार और गृह मंत्री का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने यह बैठक बुलाई। वहीं दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय सबसे ज्यादा परेशानी ICU बेड को लेकर हो रही है। बेड अभी ठीक संख्या में है, लेकिन ICU बेड की काफी जरूरत है। केंद्र सरकार ने आज आश्वासन दिया है कि अगले 2 दिनों में DRDO सेंटर में 500 बेड उपलब्ध करा दिए जाएंगे और अगले कुछ दिनों में 250 और बेड दिए जाएंगे। अभी तक दिल्ली में 60,000 टेस्ट प्रतिदिन हो रहे थे, अब प्रतिदिन 1 लाख से 1,25,000 टेस्ट प्रतिदिन होंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केरल में सबरीमाला मंदिर के कपाट खुले, हर रोज 10 साल से लेकर 60 वर्ष तक के 1000 श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। जी हाँ दोस्तों, केरल के सबरीमाला स्थित भगवान अयप्पा के मंदिर को इस महामारी से बचाव के सख्त नियमों के साथ रविवार को 2 महीने के मंडला मकर विलाक्कू तीर्थ क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है। दोस्तों मंदिर के सूत्रों ने बताया है कि श्रद्धालुओं को सोमवार सुबह से मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। वहीं रविवार को कोई विशेष पूजा नहीं हुई। मेल शांति एके सुधीर नंबूद्री ने तंत्री कंडारारू राजीव वरू की उपस्थिति में रविवार शाम 5 बजे गर्भगृह के कपाट खोले
और दीपक प्रज्वलित किया। इसके साथ ही 65 दिनों के वार्षिक उत्सव सत्र की शुरुआत हो गई। दोस्तों, हाल ही में चुने गए मेल शांति यानी कि दैनिक पूजा करने के लिए मुख्य पुजारी वीके जयराज पोट्टी और मलिकापुरम के मेल शांति MN राजकुमार सबसे पहले मंदिर की पवित्र 18 सीढ़ियों पर चढ़कर गर्भगृह में गए और पूजा अर्चना की। उन्होंने रविवार शाम को पूजा का कार्यभार ग्रहण किया। इस बार इस महामारी की वजह से रोजाना केवल 1000 तीर्थयात्रियों को ही मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी और उन्हें डिजिटल प्रणाली से दर्शन का समय आरक्षित कराना होगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, दिल्ली में इस महामारी से निपटेंगे सेना के डॉक्टर, दुगनी होगी RT-PCR की जांच। जी हां दोस्तों, दिल्ली में इस महामारी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस महामारी के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ हालात और सुविधाओं की समीक्षा की। बैठक में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, ICMR और स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में इस महामारी को रोकने और प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल उपचार की सुविधा मुहैया करवाने के मकसद से कई अहम फैसले लिए गए। इस फैसले के तहत दिल्ली में RT-PCR टेस्ट की संख्या दुगनी की जाने की बात कही गई। इसके अलावा हेल्थ वर्कर्स की कमी को देखते हुए CAPF से डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को तैनात करने की भी बात की गई है। इसके अलावा भी दोस्तों कई सारे फैसले लिए गए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, खाद तो खाद, बीमा भी है साथ। इफ्को फर्टिलाइजर के हर कट्टे पर दुर्घटना बीमा की है अब सुविधा। जी हां दोस्तों, रबी सीजन शुरू हो चुका है और उत्तर भारत में गेहूं की बुआई का काम तेजी से चल रहा है। गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए किसान उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, उर्वरक खेत की मिट्टी को पोषक तत्व देने और फसल पैदावार को बढ़ाने का काम तो करते ही हैं, साथ ही किसानों की सुरक्षा भी मुहैया कराते हैं। जी हां दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी उर्वरक सहकारिता संस्था इफ्को यानी कि इंडियन फार्म्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड खाद के हर कट्टे पर बीमा कवरेज भी देती है। दोस्तों, इफ्को खाद के हर कट्टे पर खाद तो खाद, बीमा भी साथ। जी हां दोस्तों, उर्वरक के एक कट्टे पर 4000 रुपए का इंश्योरेंस मिलता है। एक किसान को अधिकतम 25 कट्टे पर यानी कि 1 लाख रुपए का बीमा कवरेज मिलता है। इस इंश्योरेंस प्रीमियम का पूरा भुगतान इफ्को द्वारा किया जाता है। उर्वरक के कट्टों पर मिलने वाले दुर्घटना बीमा के तहत एक्सीडेंट में मृत्यु होने पर प्रभावित परिजनों को 1 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है। बीमा की यह राशि प्रभावित परिवार के खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बिहार में बनाए जा सकते हैं 2 डिप्टी CM। रेस में तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के नाम है सबसे आगे। जी हां दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार को अगला मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद सभी की नजर राज्य के अगले डिप्टी CM पद पर लग गई है। राज्य के पूर्व डिप्टी CM सुशील कुमार मोदी के हालिया ट्वीट के बाद अटकलें लगाई जा रही है कि बिहार को इस बार नया डिप्टी CM मिलने जा रहा है। वहीं सूत्रों की माने तो बिहार में इस बार 2 डिप्टी CM बनाए जा सकते हैं। इस रेस में सबसे आगे बिहार बीजेपी के नेता तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी आगे चल रहे हैं। दोस्तों, बिहार की कटिहार सीट से जीत दर्ज करके विधायक बने तारकिशोर प्रसाद को रविवार को बीजेपी विधानमंडल दल का नेता चुना गया है। इसके अलावा रेणु देवी को बीजेपी विधायक दल का उपनेता चुना गया है। ऐसे में ऐसा माना जा रहा है कि बिहार में इस बार 2 डिप्टी CM होंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, चीनी सामान के बाइकआउट के बीच दिवाली पर हुई 72,000 करोड़ की बिक्री। जी हां दोस्तों, खुदरा कारोबारियों के संगठन केट ने रविवार को बताया कि इस दिवाली के दौरान देश भर के बड़े बाजारों में करीब 72,000 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री दर्ज की गई है। केट के अनुसार इस साल की दिवाली के दौरान चीनी सामानों के बहिष्कार के लिए केट के आह्वान पर कोई चीनी सामान नहीं बेचा गया। दोस्तों, केट ने एक बयान में कहा कि 20 अलग अलग शहरों से इकट्ठा की गई रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिन्हें भारत का अग्रणी वितरक केंद्र माना जाता है, उम्मीद है कि दिवाली त्योहार बिक्री ने लगभग 72,000 करोड़ रुपए का कारोबार किया और चीन को 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, नागपुर, रायपुर, भुवनेश्वर, रांची, भोपाल, लखनऊ, कानपुर, नोएडा, जम्मू, अहमदाबाद, सूरत, कोचीन, जयपुर, चंडीगढ़ सहित 20 शहरों को वितरण शहर माना जाता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, चीन की चौखट पर गिड़गिड़ाई इमरान सरकार, इस बार मांगे इतने रुपए।
जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की खस्ता हाल अर्थव्यवस्था का हाल पूरी दुनिया जानती है। रोजमर्रा का खर्च चलाने के लिए भी कर्ज लेने की नौबत आ जाती है। यानी कि दोस्तों, वित्तीय मोर्चे पर संकट से जूझ रही इमरान खान की सरकार एक बार फिर चीन से कर्ज लेने की फिराक में है। दोस्तों, इस्लामाबाद ने इस बार चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के मेन लाइन 1 प्रोजेक्ट के पैकेज 1 के निर्माण के लिए $2.7 अरब का कर्ज मांगने का फैसला किया है। पाकिस्तान की ओर से चीन से यह कर्ज उस वक्त मांगा जा रहा है जब पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था दिवालिया होने के कगार पर है और चीन की प्रमुख वित्तीय संस्थाएं सीपैक पर पहले की तरह बेहताशा खर्च करने के मूड में नहीं है। दोस्तों, ML1 परियोजनाओं में पेशावर से कराची तक 1872 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक का अपग्रेडेशन और दोहरीकरण शामिल है। यानी ये मेन लाइन प्रोजेक्ट दक्षिण में कराची को उत्तरी हिस्से पेशावर से जोड़ेगा। इस परियोजना के लिए $6.1 अरब की चीनी फंडिंग में से सिर्फ $2.73 अरब के कर्ज को स्वीकृति देने का अनुरोध किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार। दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में झमाझम बारिश, ठंड की दस्तक, प्रदूषण से मिली राहत। जी हां दोस्तों, दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में रविवार की शाम झमाझम बारिश हुई। कई इलाकों में ओले भी गिरे। बारिश से आसमान में छाई धुंध की चादर साफ हो गई और लोगों ने राहत की सांस ली। प्रदूषण से राहत के साथ ही लोगों को ठंड का भी एहसास हुआ। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने अगले 1-2 दिन बारिश होने का अनुमान जारी किया है। मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में 15 और 16 नवंबर को बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक ऐसा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होगा। वहीं दोस्तों, दिल्ली NCR के साथ ही पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी कई स्थानों पर बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR के गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, अलवर और तिनजारा में ठंडी हवाओं के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई है। वहीं दोस्तों, राजस्थान की राजधानी जयपुर में दोपहर बाद मौसम बदल गया। यहाँ तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। सड़कों पर ओले की सफेद चादर सी बिछ गई। वहीं दोस्तों, पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है, जिससे मैदानी इलाकों में जहां बारिश और हवा से मौसम में ठंडक महसूस की जा रही है, वहीं पहाड़ों पर ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है, जिससे ठंड का एहसास बढ़ गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, शादियों के सीजन में फिर महंगा होगा सोना, जान लीजिए क्या रहेगी कीमतें। जी हाँ दोस्तों, दिवाली के बाद शुरू हो रही शादियों की सीजन में सोने की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा होने की उम्मीद है। इस साल के अंत तक सोने की कीमत 67,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकती है। रिसर्च फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपनी एक रिपोर्ट में इस तरह का आकलन किया है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय बैंकों की ब्याज सस्ता रखने की पॉलिसी और भारत में परंपरागत खरीद के मौसम के मद्देनजर साल के अंत तक सोने की कीमत में एक बार फिर से उछाल देखने को मिलेगा। सोने में निवेश करने से लोगों को शेयर बाजार से ज्यादा अच्छा रिटर्न मिला है। फर्म के मुताबिक पिछले 1 दशक में भारत में सोने ने 159% का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।